Hello students, welcome to the second last topic of electrochemistry chapter, and this is topic number 3.31 in NCERT textbook, and the name of the topic is equilibrium constant from Nernst equation. That means the calculation of Kc from Nernst equation, a very important topic. बोर्ड में either Nernst equation से question आता है या फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है. न्यूमेरिकली देते हैं तो या तो यहाँ से देते हैं या नर्स्ट इक्वेशन से देते हैं. अब हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि केसी का कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे नर्स्ट इक्वेशन से. तो उसके लिए हम फिर से डेनियल सेल का एग्जाम्पल लेते हैं. डेनियल सेल जिसमें हम जिंक को यूज़ कर रहे हैं और जिंक जो है वो एनोड की तरह बिहेव करता है, राइट. और कॉपर के आयंस, कुछ ये रिएक्शन आती है हमारी डेनियल सेल की. वर्किंग आपने पढ़ी है कि किस तरह से हो रहा है. जिंक जो है ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में या कॉपर के इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है. अब व्हाट विल हैपन, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये रिएक्शन जो है धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसीड करती रहेगी टाइम के साथ साथ, तो सोल्यूशन में क्या होगा, जिंक का कंसंट्रेशन या जिंक आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता रहेगा और जो कॉपर आयंस हैं उनका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे जो हैं वो कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं. और इसीलिए जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है या कॉपर की जो मेटल रॉड हम यूज़ करते हैं कैथोडिक हाफ सेल में, उसका मास भी बढ़ता जाता है. ठीक है. अब जब ये प्रोसेस होगा, यानी जिंक का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो जो वोल्ट मीटर हमने अटैच किया होगा उस वोल्ट मीटर की रीडिंग भी धीरे धीरे ड्रॉप करने लगेगी. और एक टाइम ऐसा आएगा जब वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी वो 0 वोल्ट शो करेगा. और 0 वोल्ट का मतलब क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है. और ये वो कंडीशन होगी जहाँ पे जिंक आयन और कॉपर के आयन के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा. ठीक है. यानी दोनों तरफ रिएक्शन जो है वो इक्वल स्पीड से प्रोसीड कर रही होगी और ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन. और ये डबल हेडेड एरो भी क्या शो कर रहा है कि अब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है. हमने 11th क्लास में जब इक्विलिब्रियम डिटेल में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जो हम मास एक्शन रेशियो या रिएक्शन क्वोशंट की बात करते हैं, जिसको हम क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इक्विलिब्रियम पे क्यूसी और केसी दोनों बराबर हो जाते हैं. ये पॉइंट आप याद रखिए. अब हम नर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं कि हमने नर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी थी, कि नर्स्ट इक्वेशन होती है कि हम किसी भी कंसंट्रेशन पे जब किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यानी उस पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 2.303 RT अपॉन NF और लॉग. और अगर हम इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो प्रोडक्ट्स हमारे क्या बन रहे हैं, Zn2+, और रिएक्टेंट हमारा क्या है, वो है Cu2+. तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. फिर हमने R की वैल्यू पुट करी थी 8.314, टेम्परेचर लिया था हमने 298 केल्विन, और N की वैल्यू इस रिएक्शन में चेंज इन ट्रांसफर इन इलेक्ट्रॉन हो रहा है जो हम 2 बाद में रखेंगे, लेकिन जो हमारे कांस्टेंट है अगर हम उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें जो है R, T और F, तो हमारे पास ये नर्स्ट इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाती है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि N तो वेरिएबल होगा. ठीक है. और लॉग बेस 10 करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं या QC भी लिख सकते हैं, जिसको हमने कहा था Q यहाँ पे क्या है, रिएक्शन कोशेंट है. अब इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही हैं एट इक्विलिब्रियम. दो चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं. क्या, एक तो जो हमने सेल के ईएमएफ की बात करी थी, यानी कि ई सेल, वो हो गया 0. ठीक है. और जो QC है इसमें ये रिएक्शन कोशेंट, वो किसके बराबर हो रहा है, केसी के. तो अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर दें, अगर हम इसको रिएक्शन 1 बोल देते हैं, तो रिएक्शन 1 में अगर हम ये वैल्यूज़ को पुट करें तो वी विल गेट 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N और log
बेस 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा KC। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n और log बेस 10 KC। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप KC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी को अगर हम एंटी लॉग के टर्म में लिखते हैं तो इक्वेशन आ जाती है K इज इक्वल टू एंटी लॉग या KC इज इक्वल टू एंटी लॉग n E नॉट अपॉन 0.0591। तो either you can solve the numerical through this equation or through antilog equation or formula. This is the last topic of electrochemistry chapter and the topic is to calculate Gibbs free energy or maximum work done and Kc from a standard free energy change. और ये अभी इसी साल का बोर्ड का पेपर है। एज यू कैन सी जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग KC फॉर द गिवन रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। ये रिएक्शन दे रखी है निकल और सिल्वर के बीच की और कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो आपसे क्या निकालने को बोला है, मैक्सिमम वर्क ही बोला है और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया है। तो वी आर गोइंग टू डू दिस ओनली। इसमें भी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और थोड़ा सा लॉग की वैल्यूज़ को समझना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। We know that the formula for maximum work done is W max करके हम लिख देते हैं, जो maximum work done को शो कर रहा है, is equal to N F और E cell, राइट। अब इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन, F जो है दैट इज इक्वल टू 965000 कूलम पर मोल या 1 फेराडे के बराबर हो जाएगा, और E नॉट सेल की वैल्यू तो आपको पता ही है कि क्या रहेगी, E सेल की वैल्यू क्या रहेगी। अब यहाँ हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन 1 सेकेंड में जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो ये E आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज जो हम वहाँ पे पास कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन इन 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, NFE सेल, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। अब हम बात करें कि रिलेशनशिप क्या है किसके किसके बीच में, गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं और वर्क डन के बीच में बात कर रहे हैं। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल से अगर हमें मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करना हो तो चार्ज को हमें रिवर्सिबली पास करना होता है। तो जो रिवर्सिबल वर्क डन आएगा दैट विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, W मैक्स यानी वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी है, डेल्टा G है, तो माइनस डेल्टा G। So maximum work done is always equal to decrease in Gibbs energy। तो हम इक्वेशन 1 को और कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी कि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF और E सेल। तो ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई। अब अगर अलग अलग सेल्स में हमें फ्री एनर्जी चेंज को कंपेयर करना हो तो हम हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ही बात करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता है, E नॉट सेल, या फिर स्टैंडर्ड EMF की बात करें सेल की तो E नॉट सेल आ जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं तो मोलर कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या होता है हमें पता है, हम 1 लेके चलते हैं या यूनिटी लेके चलते हैं। तो अगर अब हम इस फ्री एनर्जी चेंज को स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के टर्म में लिख दें तो दिस विल बिकम डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट और सेल, यानी पूरे सेल की EMF की बात कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में और इसको इक्वेशन 3 अगर हम लेबल कर दें तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे अब स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करी है तो हमने उसको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज में कन्वर्ट कर दिया, यानी डेल्टा G नॉट, और यहाँ पे हमने E नॉट सेल ले लिया है, यानी कि स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। अब E नॉट सेल क्या होता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF और log KC, राइट। अब हम अगर वैल्यू पुट करें E नॉट सेल की इस इक्वेशन के अंदर
इक्वेशन 3 में। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ऐसे ही रहेगा, और ई नॉट सेल की जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ और लॉग के सी। अब ये एन एफ और एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी और लॉग के सी। तो वी गॉट another formula which established the relationship between, जो हमने बात करी थी डेल्टा जी नॉट में और के सी में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। डेल्टा जी नॉट पे बेस्ड ये एनसीईआरटी का सॉल्व इंटेक्स न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली वैल्यूज़ को पुट करनी है। क्या है ये प्रॉब्लम, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यानी ई नॉट सेल की बात हो रही है। फॉर डेनियल सेल इज़ 1.1 वोल्ट। अब डेनियल सेल है तो आपको पता है जिंक और कॉपर होंगे वहाँ पे, और कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब n जब भी होता है डेनियल सेल तो n की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो n जो है यहाँ पे 2 होगा। f की वैल्यू उन्होंने पूरी एग्जैक्ट ले ली है, हम लोग राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 96500, यहाँ पे इन्होंने उसको बिल्कुल एग्जैक्ट लिया है, 96487 कूलम लिया है, और ई नॉट दे रखा है 1.1 मोल। और इस इक्वेशन में या इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करी, और वैल्यूज़ पुट करके वी गॉट द आंसर, या वी गॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। सो इट इज़ सो सिंपल टू कैलकुलेट, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, मतलब डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन या ट्विस्ट नहीं है उसके अंदर। आपको वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है और वैल्यूज़ पुट करनी है। टॉपिक की क्लैरिटी के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल पिक किया है एनसीईआरटी से, प्रॉब्लम नंबर 3.4 है, 2 पार्ट में है ये। फर्स्ट पार्ट क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, यानी कि ई नॉट निकालना है, साथ ही साथ डेल्टा जी नॉट निकालना है और के सी निकालना है। किस रिएक्शन के लिए, ये सेल कंस्ट्रक्ट करी होगी जिसमें जो केमिकल्स लिए हैं वो हैं क्रोमियम और कैडमियम, राइट। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन एनोड की तरह और कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो रिएक्शन आप अगर देखेंगे तो Cr जो है Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Cr एनोड की तरह बिहेव करेगा। और कैडमियम जो है वो 2+ आयन के फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा तो कैडमियम में कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड। तो इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो क्लियर हो गया कि क्रोमियम हमारा एनोड है और कैडमियम हमारा कैथोड है यहाँ पे। अब उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दे रखा है, क्रोमियम का और कैडमियम का। आइडेंटिफाई हमें क्या करना होता है कि जो पोटेंशियल दे रखा है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड तो हो गई क्योंकि नॉट का सिंबल लगा हुआ है। तो क्रोमियम जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेल के लिए या इलेक्ट्रोड के लिए, वो है Cr3+ इज कन्वर्टिंग इनटू Cr, ठीक है। तो Cr3+ Cr में कन्वर्ट हो रहा है, अगेन चार्ज घट रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा तो Cr बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैडमियम के केस में क्या हो रहा है कि कैडमियम भी 2+ फॉर्म में है और कैडमियम में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, यानी दोनों ही इलेक्ट्रोड के हमें SRP दे रखे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमें जब सेल का EMF निकालना होता है, ई नॉट निकालना होता है, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है। जब भी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं तो हमें नर्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम इसी फॉर्मूला से सेल का EMF निकाल लेते हैं या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो जाता है। दूसरे मेथड से आप कैसे कर सकते हैं कि आपको पता है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दिया रिडक्शन है, तो आप साइन चेंज कर लीजिए।
इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -0.74 दिया हुआ है, दिस विल बिकम +0.74 और फिर +0.74 और इस दोनों को हम प्लस कर देते हैं। अगर आपको याद हो, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और या फिर इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ये भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था जब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हो। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड यहाँ पे जो हमारा है वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड क्या था हमारा कैडमियम, तो वो कितना दे रखा है -0.40, राइट। और उसके बाद फिर माइनस का साइन है। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्रोमियम एनोड कितना बिहेव कर रहा था, वो कितना है 0.74 वोल्ट। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस से हम खोलेंगे, दिस विल बिकम प्लस, तो -0.40 और +0.74 और हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी है और पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो तो पॉजिटिव में आएगा। और 0.74 में से 0.40 को जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 0.34 और आंसर वोल्ट, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो ये ई नॉट सेल निकल आया, जो पहला टास्क हमें दिया था। अब हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट के लिए हमने स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात हो रही है, हमने फॉर्मूला किया था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF और ई नॉट सेल, हम इससे निकालेंगे। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इस रिएक्शन में हुआ है। कैसे आप निकालेंगे, आप चाहे रिएक्टेंट साइड में चाहे प्रोडक्ट साइड में, पहले रिएक्शन आपको ये देखना होगा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एटम्स इधर हैं रिएक्टेंट के, उतने ही प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। वंस द रिएक्शन इज बैलेंस, आप क्या करिए, देख लीजिए कितना पॉजिटिव चार्ज इस साइड में है, 6 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी जो n की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, तो -n की वैल्यू हमने रख दी 6। फेराडे 1 फेराडे हम राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 96500 और मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट की वैल्यू तो हमने निकाली है, ई नॉट की वैल्यू आ रही है 0.34, राइट। तो सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, बस अब कैलकुलेशन करना है और हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी एक तो वो नेगेटिव में आएगी और वो वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं, सॉल्व करके ये वैल्यू आ रही है और यूनिट क्या होगी इसकी, जूल में होगी, राइट। हम 1000 से डिवाइड करके आंसर को किलो जूल में भी लिख सकते हैं। अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -196.86 और किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा जी नॉट भी निकल आया हमारा। अब हमें केसी निकालना है, केसी, और केसी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था केसी इज इक्वल टू एंटीलॉग n ई नॉट अपॉन 0.059, ये फॉर्मूला हमने अभी सीखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी है कि जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे कि लॉग और एंटी लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, तो कुछ लॉग की वैल्यूज़ मैंने आपको कहा था कि लॉग की वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। अभी फ़िलहाल इसको करके देखते हैं और एक थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड या विदाउट एंटी लॉग टेबल के हम किस तरह से वैल्यू निकालेंगे हम उसको सीख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें पता है n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 6, ठीक है। यहाँ पे नीचे कर लेते हैं एंटी लॉग और n की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, n की वैल्यू थी 6, ई नॉट की वैल्यू हमने निकाली है 0.34 और अपॉन 0.059, ये आ गया पूरा वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको और हम सिंप्लीफाई कर लें कि एंटी लॉग के साथ जो ये ब्रैकेट के अंदर पूरी वैल्यू दे रखी है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.34 अगर आप करेंगे तो 6 4 ज़ा 24 और 6 3 ज़ा 18 और 20, तो जो वैल्यू आएगी वो 2.04 ये आ गया अपॉन 0.059, ठीक है। ये हो गया, एंटी लॉग तो लिखा ही नहीं है, एंटी लॉग भी होना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग और ये वैल्यू हमारी आ गई। अब हम इसको फिर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू एंटी लॉग और 2.04 को 0.059 से डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है वो है 34.57,
ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये आ गया के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग 34.57। अब एंटी लॉग टेबल होने चाहिए, हम इसको लॉग में कन्वर्ट करें और उसके बाद फिर हम उसको वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हम अगर एंटी लॉग से करना चाहें तो इसको शॉर्टकट मेथड से या बिना एंटी लॉग टेबल के कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये जो एंटी लॉग है हम क्या करते हैं 34.57, इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, इज़ इक्वल टू एंटी लॉग एज इट इज़ रख के, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं 34.57 को 34 और प्लस 0.57। ठीक है, अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करें। अब हम इसी चीज़ को अगर लॉग के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग और लॉग। ठीक है, लॉग 34 जो है उसको हम लॉग बेस 10 और 10 रेज़ टू द पावर 34 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो लॉग 10 की वैल्यू है वो होती है 1। जब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ये a रेज़ टू द पावर b है, जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा 34 लॉग 10 और आएगा 34 ही। तो लॉग के टर्म में ये वैल्यू आ गई, प्लस जो 0.57 है, तो 0.57 हमें लॉग की वैल्यूज़ पता होना चाहिए कि लॉग की वैल्यूज़ क्या हैं। तो क्विकली ज़रा हम लॉग की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। log 2 इज इक्वल टू है 0.3010। log 3 की वैल्यू आपको याद रखनी है, वो होती है 0.4771। और जब log 4 हम निकालते हैं तो log 4 की वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी log 2 की वैल्यू को हम डबल कर देते हैं, क्योंकि log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो वो जब ओपन करेंगे तो आप क्या हो जाएगा 2 इंटू log 2, और आप log 2 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट 0.6020। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है 0.57, हम उसको यहाँ से मैच करते हैं, log 5 भी लिख लेते हैं, log 5 तक की वैल्यूज़ याद रख लेते हैं। log 5 की वैल्यू होती है 0.69 और 89। ठीक है, तो जो नियरेस्ट वैल्यू आ रही है 0.57 वो log 4 की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं log 4। ये आ गया हमारा log 4। अब जो लॉग को ओपन करने का रूल है, हम उसको जब ओपन करेंगे, लॉग का एक प्रॉपर्टी ये रहती है कि लॉग अगर हमारे पास है x इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू होता है लॉग x प्लस लॉग वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, लॉग x प्लस लॉग वाई है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंटी लॉग, और उसके बाद जो लॉग ये है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा x इंटू वाई के फॉर्म में। तो हम पहले log 4 लिख लेते हैं, log 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 34 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, x इंटू वाई के फॉर्म में आ गया ये हमारा, और ये बंद। अब ये log और ये एंटी लॉग हमारा कैंसिल, और हमारे पास आ रहा है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 34। ये अप्रॉक्सीमेशन आंसर आ गया, अदरवाइज 3.89 के समथिंग आता। तो हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल लिया, k इज इक्वल टू दिस। एक और मेथड है वो भी बता देते हैं, अगर ये ठीक लगता है आपको आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा मेथड है उससे भी आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है, अगर हम लॉग वाला फॉर्मूला ले लेते हैं के सी निकालने के लिए, तो फॉर्मूला था log के सी इज इक्वल टू एन ई नॉट अपॉन 0.0591, और वही वैल्यूज़ हमने पुट करी जो पहले करी थी, और हमारे पास अब आ गया log बेस 10 के सी इज इक्वल टू 34.57। पिछली बार हमने एंटी लॉग से किया था, इस बार अगर हम लॉग से करें तो क्या हो जाएगा। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो log बेस 10 a इज इक्वल टू बी अगर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर b। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो log 10 है, इसको अगर हम a अज्यूम कर लें तो ये हमारा b है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा के सी इज इक्वल टू a रह जाएगा, मतलब सिर्फ के सी यहाँ पे रह जाएगा, इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और 10 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा b, और b हमारा यहाँ पे क्या था 34.57, तो ये हो गया 34.57। अब फिर हम उसको कैसे लिख सकते हैं 34.57 को, हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 34 प्लस 0.57, और हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ठीक है, कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स कैन बी एडेड। नाउ वी कैन यूज़ कन्वर्स मीन्स रिवर्स ऑफ दिस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा ये कि हमने क्या किया 10 टू पावर 34 इंटू बेस ले लिया सेम 10 रेज़ टू द पावर 0.57। अब ये 10 टू पावर 34 तो आ गया, थोड़ा सा बस हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन से ले रहे हैं कि हमने इसको 0.5 ले लिया, और 10.5 मतलब हाफ हो जाएगा, विच कैन बी रिटन एज √10, और √10 की वैल्यू जो आती है जब हम पेन पेपर से करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 3.3 आती है। तो आंसर क्या निकला कि के सी क्या आ रहा है 3.3 इंटू 10 टू पावर 34।
और कोई इसकी यूनिट होगी तो कोई यूनिट नहीं होगी केसी की, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो आप चाहें तो लॉग से और चाहे एंटी लॉग से कर सकते हैं। यूजुअली बोर्ड में भी कोई एंटी लॉग या लॉग टेबल क्लासरूम में प्रोवाइड नहीं करी जाती है, तो अप्रॉक्सीमेशन से भी अगर आप करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस फॉर्मूला सही होना चाहिए और वैल्यू सही पुट होनी चाहिए। एनसीईआरटी से जो हमने प्रॉब्लम पिक करी थी 3.4, हमने अभी सिर्फ उसका फर्स्ट पार्ट किया है, उसका सेकंड पार्ट भी है और बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे अभी हमने ये प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व करी है। इसमें भी ई नॉट निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, के सी निकालना है, और अभी थोड़ी सी जो हमें सेल रिएक्शन दे रखी है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रखे हैं वो डिफरेंट है। अभी जो कैथोड और एनोड यूज़ हुआ है वो है आयरन और एजी, और आयरन देखिए Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और बाकी वैल्यूज़ दे रखी हैं और आपको वैल्यूज़ जो पूछी गई हैं उसके आंसर्स निकालना है। पहले ई नॉट, फिर डेल्टा जी नॉट और के सी निकालना है। तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में आप तीनों की वैल्यूज़ बताइएगा कि ई नॉट कितना आ रहा है, डेल्टा जी नॉट कितना आ रहा है और के सी कितना आ रहा है। तो आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। वी हैव डन ऑल द टॉपिक्स विच आर देयर एंड द चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए भी और आपके बोर्ड्स के लिए भी। तो प्रिपेयर वेल, वीडियोस देखिएगा और जो क्लासरूम में नोट्स प्रोवाइडेड हैं उनको भी देखिएगा और चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।